खंडहर बन गए महल, कतरा कतरा बच गए किले, दीवारों से झांकते हैं झरोखे, बुलंद इतिहास जाने कब तक चले। सूरज जब सिर पर होगा तब आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ये पूरी चढ़ाई तय करने में। 1.5 किलोमीटर है ये रास्ता। पहली, दूसरी, ये तीसरी, 4, 5, 6। यहां से जब आप देखेंगे तो बाहर आपको हल्की हल्की चीजें नजर आएंगी। उस समय के जो प्रहरी होते थे वो अपने दुश्मनों को सामने आते देख यहां से हमला करते थे। वहां पर दूर आप देखिए अंदर एक तहखाने की तरह बना हुआ है। क्या ये वही गुफा है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं? बाणासुर दिखने में कैसा था? हमें एक बहुत जरूरी चीज मिली है, मैं चाहता हूं कि आप सबको वो चीज दिखाऊं। ये देखिए, ये एक हमें मूर्ति मिली है। ये मूर्ति जो इस वक्त खंडित हो चुकी है, बहुत पुरानी ये कलाकृति भी हो चुकी है, ये मूर्ति भी बहुत पुरानी हो चुकी है और आप इसे यहाँ पर हिला नहीं पाएंगे। बुलंद भारत की ये वो बुलंद तस्वीर है जिसके होने पर गुमा तो होता है, पर जाने कब ये खुद गुम हो जाए कहा नहीं जा सकता। खूबसूरत वादियों के बीच बने इस किले के बारे में कहा जाता है यहाँ शिव और कृष्ण का युद्ध हुआ था। कहते हैं इसी किले पर श्री कृष्ण ने बाणासुर की हजारों भुजाएं काटकर उसका घमंड चूर चूर कर पाताल में जमींदोज कर दिया। वो किला जो चंद वंश की गाथा सुनाता है, वो किला जो कत्यूर वंश का इतिहास बताता है, हिमालय से सीधा साक्षात्कार करने वाला ऐसा किला जिसके चारों तरफ फैली खूबसूरती के आगे स्विट्जरलैंड भी फेल है। बीइंग घुमक्कड़ के साथ आज ऐसे ही ऐतिहासिक सफर पर चलिए जिसे दुनिया बाणासुर फोर्ट के नाम से जानती है। इस यात्रा का आगाज होता है कुमाऊं के खूबसूरत शहर चंपावत से। यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर लोहा घाट की वादियों में बसा है बाणासुर का किला। चंपावत से आगे बढ़ते ही देवदार के जंगल मिलते हैं। हरियाली से भरपूर मैदान साथ साथ दौड़ने लगते हैं। छोटे छोटे मकान दिखाई देते हैं। पहाड़ी मेमने और बकरियां सड़क पर हुड़दंग मचाती हैं तो लगता है खुद को शेर समझने लगी हैं। कुछ ही मिनटों में लोहा घाट भी आ जाता है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं, इससे 6 किलोमीटर और आगे है। यहां से आगे बढ़ने पर फिर देवदार के वृक्ष, खूबसूरत घाटियां, मन को सुकून देने वाले गांव रूबरू होने लगते हैं और दूर पहाड़ की चोटी पर नजर आने लगता है बाणासुर का किला। बाणासुर का किला, इसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। इसका सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देंगे। अमूमन बाणासुर के किले को आपने सिर्फ उतनी ही बातों से जाना होगा जितनी बातें आपने पढ़ी होंगी, और वो बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर बाणासुर का वध किया था। लेकिन इससे आगे की कहानी क्या है, इस किले की ऐतिहासिक कहानी क्या है, इस किले की दरों दीवारों पर आखिर वो इतिहास की कौन सी बातें दर्ज हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाई।
दोस्तों, बाणासुर के किले तक जाने वाला रास्ता सिर्फ 1.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये 1.5 किलोमीटर आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल 1.5 किलोमीटर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ना बच्चों का खेल नहीं। अगर पहाड़ों पर चलने की आदत नहीं तो थकान शरीर का पानी पानी निचोड़ देगी। ये पूरी चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, जिससे आपको ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम ऐसे लोगों को एक बात बताना चाहते हैं जो इस किले तक पहुंचना चाहते हैं। गर्मियों के दिन में जब आप आएँ तो पूरे इंतज़ाम के साथ आइए, क्योंकि सूरज जब सिर पर होगा तब आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ये पूरी चढ़ाई तय करने में। 1.5 किलोमीटर है ये रास्ता। आप देखिए, उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर पक्की सड़क बनवा दी है, साथ में रेलिंग बनवा दी है जो लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, जो पर्यटक आते हैं उनके लिए। लेकिन और क्या क्या इंतजाम है ये हम जानेंगे ऊपर चलकर। मैं चलते चलते अब बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि चढ़ाई बहुत लंबी है और खड़ी है। हमने आपको पहले ही ये बताया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि पर्यटन विभाग ने और सरकार ने कई जगहों पर रास्ते में इस तरह से आराम करने के लिए सीमेंटेड चेयर बना दिए हैं, कुछ शेड बनाए गए हैं और इस तरह से आप कुछ देर तक रुक सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ बैठकर आप वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये काली कुमाऊं रीजन की हिमालय की वादियाँ हैं। आप इन वादियों का लुत्फ उठाइए, तब तक मैं आराम करता हूँ। किले के रास्ते पर रची बसी खूबसूरती मन को लुभा तो रही थी, लेकिन एक चिंता भी मन को सताई जा रही थी कि जिस किले का इतना नाम सुना है वो आखिर कैसा होगा। 1 घंटे का पैदल सफर हांफते कांपते पूरा हुआ, तब जाकर सामने दिखाई पड़ा बाणासुर का किला। लेकिन किले के बाहर झाड़ियों के अंबार ने बींग घुमक्कड़ की टीम को हैरान और मायूस कर दिया। 1.5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई हमने तय कर ली है और हम पहुंच चुके हैं किले के मुख्य द्वार पर। आप कह सकते हैं यहाँ से किले की जो चढ़ाई होगी तो सीधा हमें किले तक लेकर जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिली हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपको वो भी बता दें। ये देखिए, बाणासुर किले के बारे में कुछ यहाँ लिखा गया है। मैं पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे इसमें से कई वर्ड्स ऐसे हैं जो मिट चुके हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना बोर्ड है। प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर निर्मित बाणासुर का वर्तमान किला चंद राजाओं के शासनकाल, यहाँ वो वक्त लिखा हुआ है 16वीं शती की में निर्मित किया गया था। 30 मीटर की लंबाई, यानी किले की जो लंबाई है वो 30 मीटर है। 20 मीटर चौड़ाई युक्त इस किले के भीतर 5 आवास, गृह सोपान युक्त पक्का जलाशय, प्रहरी कक्ष और इसके अलावा 2 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया। 38 सीढ़ियां चढ़कर हम मुख्य द्वार से ऊपर पहुंचे तो एक बात समझ में आ गई कि बाणासुर का किला अब उस रूप में नहीं है जिस रूप में इसका डंका सदियों से बजता था। ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं चंद वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। इतिहास के जानकार और पीजी कॉलेज चंपावत में प्राध्यापक रहे डॉक्टर प्रशांत जोशी से हमने बाणासुर किले के निर्माण काल को समझने की कोशिश की। एक कत्यूरी शाखा उस क्षेत्र में शासन करती थी। छोटे छोटे मांडलिक खस राजा वहाँ पे स्थानीय स्तर पर शासन करते थे। बाद में चंद शासकों ने वहाँ पे शासन किया, तो उस किले को भी उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया, एक सामरिक दृष्टिकोण से। क्योंकि अगर आप उस किले को ध्यान से देखें तो इस किले की जो दीवारें हैं वो दीवारें आपको बाहर से तिरछी दिखेंगी, लेकिन अंदर से वो सीधी है। किले के 2 प्रवेश द्वार है और दोनों में चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिनको सोपान कहा जाता है। और किले की जो दीवारें हैं चारों ओर, आपने देखा होगा उसमें लगभग 77 से 78 छिद्र बने हुए हैं, जिनको मोहरे कहा जाता था। तो उनसे धनुष बाण, या फिर बाद में जब अंग्रेजों ने उस किले को हस्तगत किया तो वहाँ से गोली मारने की पूरी व्यवस्था वहाँ पे की गई थी, जो कि एक किले की विशेषता बताई जाती है। और उसके साथ साथ उस किले में
मुख्य द्वार के समीप ही एक प्रहरी का कक्ष भी है। डॉक्टर जोशी की बातों को सुनकर और समझकर हमने किले के एक एक हिस्से का मुआयना किया, मोहरों और प्रहरी कक्ष को देखा, किले के अंदरूनी निर्माण को समझा, बाहरी हिस्से की बनावट का भी अध्ययन किया। ये जो बाणासुर का किला है, ये किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। आप देखिए, इसकी छत गायब है, जो छत होती है किले की वो गायब है। ऐसे ऐसे कमरे, हमने आपको पहले ही बताया था कि 4 कमरे बनाए गए हैं, 9 गौशालाएं इसमें बनाई गई थी, तो ये सब उसके अवशेष मिल रहे हैं। अब हम आपको प्रहरी दरवाजा दिखाते हैं, प्रहरी द्वार जिसे कहते हैं, या प्रहरी खिड़कियां। यहाँ से इस तरह से निगरानी की जाती थी। यहाँ से एक खिड़की है और कहा जाता है कि यहीं से हथियारों के साथ जो प्रहरी होते थे वो निगरानी करते थे। यहाँ से जब आप देखेंगे, मैं चाहूँगा कि कैमरे से दिखाएं, यहाँ से जब आप देखेंगे तो बाहर आपको हल्की हल्की चीज़ें नजर आएंगी। उस समय के जो प्रहरी होते थे वो अपने दुश्मनों को सामने आते देख यहाँ से हमला करते थे। क्योंकि ये उस वक्त चंद राजाओं के लिए एक तरीके से सुरक्षा का केंद्र हुआ करता था, यहाँ से वो पूरे इलाके की निगरानी करते थे और हिफाजत भी करते थे खुद को। तो इस तरह से ये प्रहरी दरवाज़ा पूरे इमारत में, पूरे किले में इस तरह के द्वार आपको नजर आएंगे। ये सच है कि बाणासुर किले की बनावट और रूपरेखा बताती है कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के अनुसार चंद राजाओं की राजधानी चंपावत के राजभुंगा किले में हुआ करती थी। बाणासुर का किला उससे भी काफी ऊंचाई पर बनाया गया, जो समुद्र तल से करीब 1859 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेपाल और बाकी इलाकों से होने वाले आक्रमणों की जानकारी राजाओं को काफी पहले मिल जाती थी। किले के चप्पे चप्पे पर ढूंढने पर आज भी कई ऐसे सबूत मिल जाते हैं जो 1000 साल से भी पुराने हैं। बाणासुर दिखने में कैसा था, हमें एक बहुत जरूरी चीज मिली है, मैं चाहता हूं कि आप सबको वो चीज दिखाऊं। ये देखिए, ये एक हमें मूर्ति मिली है। ये मूर्ति जो इस वक्त खंडित हो चुकी है, इसे आप ठीक से देखिए। ये मूर्ति है, इसकी 2 आंखें यहाँ बनाई गई हैं, नाक, ये मूंछ है, मूंछें देखिए बड़ी बड़ी, मुंह, और एक विशाल मूर्ति की तरह इसे बनाने, शक्ल देने की कोशिश की गई है। ऐसा लग रहा है इसे देखने के बाद आभास हो रहा है कि ये किसी असुर की ही मूर्ति रही होगी। दरअसल जिसे हम बाणासुर का अक्ष समझ रहे हैं वो चैत्य गवाक्ष निकला। इसके बारे में हमें विस्तार से समझाया डॉक्टर प्रशांत जोशी ने। उस किले में जो पीछे साइड का द्वार है, जो सुई क्षेत्र की ओर मिलता है, बाराकोट क्षेत्र की ओर जो जाता है, तो उस द्वार के समीप एक शुक नासिका से लगा हुआ एक चैत्य गवाक्ष मिलता है, जो किसी मंदिर में शिखर के नीचे हिस्से में उसको स्थापित किया जाता है। तो जो वो चैत्य गवाक्ष मिला है, जिसमें एक सिंह मुख का अंकन है, वो लगभग 9वीं सदी का है। तो एक ऐतिहासिक प्रमाण हमको उस किले का वहाँ पे मिलता है, और दूसरा 1795 के आसपास का एक गोरखा अभिलेख भी मिलता है, एक गोरखा ताम्रलेख मिलता है, जिसमें उस स्थान के निवासियों, मारा लोगों से उस जगह के संबंध में बातचीत का वर्णन है। और एटकिंसन ने इस किले को अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र कहा है, और अपने गजेटियर में उसने इस किले को फोर्ट हेस्टिंग्स का नाम दिया है। और स्थानीय भाषा में ये कोट पौवा, कोटगढ़, कटौलगढ़ या कुटौलगढ़ के नाम से इस किले को जाना जाता है। निश्चित रूप से जो उसका वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, और जो वो किला है उसके बाहर जो पुरातत्व वालों ने अपना बोर्ड लगा रखा है सूचनाओं का, तो उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया है, और सारे ऐतिहासिक तथ्य भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि निश्चित रूप से जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, वो वर्तमान स्वरूप चंद शासकों के समय बनाया गया है। इसी बीच हमारी नजर पड़ गई किले के अंदर ही नीचे जा रही कुछ सीढ़ियों पर। पुराने किले के बारे में एक बात प्रसिद्ध रहती है कि यहाँ गुप्त रास्ते और खजाने दबे रहते हैं। तो क्या चंद राजाओं के किले का गुप्त दरवाजा यही था? क्या इसी जगह चंद राजाओं ने भी खजाना दबाया? सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता बहुत डरावना था, लेकिन आखिरकार हमने नीचे उतरने का हौसला जुटा ही लिया। हमें एक
बात की जानकारी मिली थी कि इस पूरे किले में कोई गुप्त दरवाजा है, एक गुफा है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। हम इस पूरे किले में वही दरवाज़ा ढूंढ रहे थे, तभी हमारी नज़र इस जगह पर पड़ी। ये जगह जो कि चारों तरफ से घेरी गई है, लेकिन नीचे एक रास्ता नज़र आ रहा है। चलिए हम नीचे उतरकर खुद देखते हैं कि क्या यही वो गुफा तो नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। आपको नीचे ले चलते हैं। हालांकि अब पूरा जो रास्ता है वो जंगलों से भरा हुआ है, बहुत चुनौतियां हैं यहाँ पर, बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी हम उतर कर एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आपको बहुत संभल कर यहाँ उतरना पड़ेगा, और ये रास्ता, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, यहाँ कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है। और जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, इस तरफ भी एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा है, अंदर कुछ गुफा की तरह है, और यहाँ से सामने भी एक गुफा मुझे नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ मिट्टी भरी गई है। थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि और क्या मिल पाता है यहाँ पर। अगर आप देख पाएँ वहाँ पर दूर, अगर मेरी उंगलियाँ आप देख पाएँ, वहाँ पर दूर आप देखिए अंदर एक तहखाने की तरह बना हुआ है। क्या ये वही गुफा है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं? ये यहाँ पर आते समय, मैं एक बार फिर बता दूं, ये पूरा जंगली इलाका है, बहुत संभल कर आपको आना पड़ेगा। थोड़ा और नीचे चलते हैं। हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से एक रास्ता हमें नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि हम इसके आगे अगर गए तो शायद थोड़ी सावधानी हमें और ज़्यादा बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पत्थर भी टूट कर गिरे हुए हैं। हमें रास्ता तो नज़र आ रहा है, और दो तरफ रास्ता नज़र आ रहा है। एक रास्ता इस तरफ है, अगर हम देख पाए तो, और एक वहाँ सामने रास्ता है जो मैं आपको अपने इशारे के जरिए समझाता हूँ। वो रास्ता कैसा है? एक सीधा रास्ता है जो आगे जाकर कुछ ऐसे, यानी मेरी दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ है, और आगे बहुत मिट्टी से उस रास्ते को एक तरीके से भरने की कोशिश की गई, पत्थर से। हम इससे आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ सांप और बिच्छू का बहुत खतरा है, हमें लोगों ने पहले आगाह किया है। लेकिन हम अब यहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि देखिए मेरे घुटने के बराबर यहाँ एक एक सीढ़ियाँ हैं। नीचे उतर तो जाएंगे आप, पर चढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होगी। वो एक आयताकार जलकुंड था जिसमें पानी की व्यवस्था होती थी, जो सीढ़ी से नीचे और जाते हैं, सीढ़ी से उसमें पानी से संबंधित कार्यों के लिए जाते थे। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार, या बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपने स्तर से उसमें अध्ययन किया है, वो कहते थे कि ये एक तहखाना तरीके का था, तहखाना सरीखा था। तहखाने के रूप में इसका प्रयोग होता था, जिसमें हथियार रख सकते थे। इसके अलावा इसमें अगर हीरे जवाहरात या जो ऐसी सामग्री है, बहुमूल्य धातु, उसको रख सकते थे। और इस बात की भी संभावना बन सकती है कि वहाँ से रास्ता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकलता होगा। ये बात इसलिए कहना समीचीन हो सकता है क्योंकि आसपास के समीपवर्ती जो अन्य किले हैं, चाहे वो राजा बुंगा का किला हो, वहाँ भी एक गुप्त रास्ता बताया जाता है जहाँ से रानी स्नान करने रानी के नौले में जाती थी। इसके अलावा वहाँ पर एक चांडाल कोट का किला भी है जो ढकना गांव के पीछे स्थित है, लोहाघाट मायावती पैदल रास्ते में, जो सामरिक दृष्टिकोण का किला था। और उस किले में सुरंग अभी भी मौजूद है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेकर उन सुरंगों के अवलोकन के लिए गया भी था। वो 2 से 3 सुरंगें अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ भूस्खलन और इन तमाम चीज़ों के कारण वो रास्ता बंद हो चुका है। तो किलों में गुप्त रास्तों का होना ये एक स्वाभाविक बात है। ऐतिहासिक रूप से बाणासुर के किले की बनावट की तस्वीर करीब करीब साफ हो गई, लेकिन अभी पौराणिक महत्ता बतानी बाकी है। ऐसा कहा जाता है इसी जगह पर बाणासुर और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। एक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर बाणासुर की हजारों भुजाएं काट दी, जबकि दूसरी मान्यता कहती है कि श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध किया। वो जगह बाणासुर की चौकी के रूप में थी, और यहाँ से बाणासुर हिमालय का दर्शन करता था। भगवान शिव के महानतम उपासकों में से बाणासुर की गिनती होती है। महानतम उपासकों में से ऐसे उपासक जैसे रावण था, ठीक वैसे ही बाणासुर की भी जो है गणना होती है। तो बाणासुर की वो चौकी थी, अपना परिवार वहाँ पे उनका रहता था। तो उसकी पुत्री थी जिसका नाम था उषा। तो उषा को एक दिन दर्शन हुए स्वप्न में अनिरुद्ध के, जो कि श्री कृष्ण के पौत्र थे। तो उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को ये सारी बातें बताई,
ये ऊषा वही है जिनके नाम पे गढ़वाल में भी एक ऊखी मठ जगह है। तो उनकी सहेली ने अपने सहेली ऊषा की बातों को सुना और जो अनिरुद्ध थे उनको वो लेके आ गई, एक प्रकार से चुपचाप पकड़ के या किडनैप करके ले आई वहाँ पे। और उस जगह में, उस किले में अनिरुद्ध और ऊषा के बीच जो है प्रेम हुआ। उसके बाद गुपचुप तरीके से वहाँ पे अनिरुद्ध को रखा गया था, लेकिन किसी तरीके से बाणासुर को इसकी खबर लग गई। पुराणों में लिखा है, अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने चतुरंगनी सेना लेकर बाणासुर पर हमला किया। बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध होता है। हजारों सैनिक मारे गए, जिनसे इतना लहू बहा है कि लोहा लहू से लोहावती नदी बही और इस इलाके का नाम तब से लोहा घाट पड़ा। हालांकि इस नाम के पीछे भी अलग अलग किंवदंतियां हैं। एक मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण ने बाणासुर पर हमला किया, लेकिन अपने अनन्य भक्त बाणासुर को बचाने शिव खुद यहाँ अवतरित हुए। शिव ने श्री कृष्ण से विनय किया तो उन्होंने बाणासुर को माफ कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि शिव और कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने नींद अस्त्र का इस्तेमाल करके शिव को कुछ देर के लिए सुला दिया, फिर उन्होंने बाणासुर की भुजाएं काट दी और उसका घमंड चूर चूर कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा दावा करते हैं कि यह किला बहुत ऊंचा हुआ करता था और ये बाणासुर के घमंड के बराबर था, जिसे घमंड की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध किया, तब ये बताने के लिए कि अहंकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता, इसलिए उन्होंने इस किले को भी तोड़ डाला। तोड़ने के बाद इस किले की ऊंचाई कम पड़ गई और आज इस हालत में यह किला है। ऐसा भी माना जाता है कि असुरराज बाणासुर का शोणितपुर असम में राज था। वहीं एक मान्यता के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर में बाणासुर का राज माना जाता है। भरतपुर के बयाना में एक किला है जिसे बाणासुर का बताया जाता है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण और बाणासुर के युद्ध की किंवदंती प्रचलित है। लेकिन ये सच है, उत्तराखंड के चंपावत जिले में बसा बाणासुर का किला बेहद खूबसूरत जगह पर बना है। बाणासुर का ये किला हिमालय के बीचों बीच मौजूद है। अगर आप मेरी दाहिनी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको पंचाचूली पर्वत श्रृंखलाएं नजर आ जाएंगी। वही पंचाचूली पर्वत श्रृंखलाएं जिसकी कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। और अगर आप मेरी बाईं तरफ देखेंगे तो जिस पर्वत चोटी से होकर बादल इस वक्त गुजर रहे हैं, वहाँ पर है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम जिसकी एक अलग कहानी है। इसके ठीक नीचे 20 गांवों से बनकर बिशंग है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ, तो यहाँ 5 गांवों से मिलकर सुई का इलाका बनता है। किला बेहद खूबसूरत वादियों के बीच बना है। पर्यटन की यहाँ पर संभावनाएं हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग की बेरुखी भी यहाँ साफ साफ दिखाई देती है। सिर्फ सीमेंटेड रास्ता बनाकर खाना पूर्ति कर दी गई। किले के अंदर और बाहर घनी झाड़ियां हर मौसम में उगी रहती हैं। वैसे पर्यटकों को यहाँ आकर सुकून के 2 पल बिताना अच्छा लगेगा। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो रोड नेटवर्क से लोहा घाट अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। नजदीक का हवाई अड्डा 60 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के नैनी सैनी में है। टनकपुर या हल्द्वानी तक ट्रेन से भी सफर करके पहुंचा जा सकता है, मगर उसके आगे की यात्रा रोड से ही करनी होगी। बाणासुर के किले की यात्रा कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि हम घुमक्कड़ों को अपनी बात बताएंगे तो तभी नए नए डेस्टिनेशन की सैर करवाएंगे।